हमने फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। क्या क्या सिखाया था आपको? सबसे पहले मैंने कल ये डिस्कस किया कि अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने ये भी आपको समझा दिया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मूल अधिकार किसे कहते हैं, संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं, कानूनी अधिकार, संविधिक अधिकार और मानवाधिकार किसे कहते हैं। ये चीजें डिस्कस हो गई थी। साथ में हमने इसकी कुछ बेसिक बातें भी बता दी थी कि हमने सामान्यता तो इन्हें कहां से लिया है, यूएसए से। फिर हमने ये बताया लेकिन संवैधानिक योजना अगर पूछी जाए कि मूल अधिकार की कहां से ली गई, तो दो देश हमने बताए थे, एक यूके और यूएसए। और मैंने बताया था कि कैसे यूके में संसद संप्रभु है और वहां पर पावर सेपरेशन का रूल चलता है, और हमारे यहाँ दोनों चीजें इंप्लीमेंट होती है। बात ठीक है। तो इतनी बातें सब चल रही थी। साथ में फिर मैंने बेसिक बताया कि मूल संविधान में 7 थे, अब कितने हैं, 6 हैं। फिर मैंने कुछ आर्टिकल्स भी डिस्कस कर दिए थे, अगर हम कहें आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक, है ना। इनमें कुछ मामले भी डिस्कस किए, या हम कहें कि मेन कल फोकस जो रहा आरक्षण क्या है, ये हमने आपको समझाया, और वर्तमान में आरक्षण की स्थिति क्या है, ये बातें भी हमने स्पष्ट कर दी थी, है ना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उसके आगे जो स्वतंत्रता का अधिकार है। आप डाल लीजिए अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22। मैंने एक चीज निकालना सिखाया था कि अगर पूछा जाए नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछ लेते हैं, तो स्वतंत्रता के अधिकार में कितने आर्टिकल है? ऐसे तो हमें 3 ही दिख रहे हैं। अगर हम माइनस करें 22 में से 19 घटाएंगे 3, मैंने कहा था 1 जोड़ देते हैं तो कितने, 4। तो इसका मीन्स हमें आर्टिकल 19 पढ़ना है, 20 पढ़ना, 21 पढ़ना और 22, ठीक। तो ध्यान से समझें आर्टिकल 19 के बारे में हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले इसके एक रेफरेंस समझ लें, ठीक। 19 को लेकर पहले तो यहीं से पूछा गया है कि इसके संवैधानिक प्रोविजंस क्या हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे संवैधानिक प्रोविजन की अगर हम बात करें, इसमें जो कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है, तो इसमें मूल में 7 क्लॉज हुआ करती थी। कितनी होती थी? 7। अब कितनी है? 6। जैसे आप लोगों ने सुना होगा संपत्ति का अधिकार, मैंने कल डिस्कस किया था कि उसे मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया, विधिक अधिकार। वो 31 में भी होता था और इसके 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 में भी होता था। तो अब कितने बचे हैं? 6। यहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, कई डेवलपमेंट है इनकी क्लॉज में, उनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे डेवलपमेंट की हम बात करें, इसमें कुछ मामले हम देखेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मामलों से क्वेश्चंस। कुछ एक्ट, जैसे एक धारा बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, आईटी एक्ट 2000 की धारा है 66A, वहां से क्वेश्चंस बनता है। फिर इसी की तुलना कराते हैं वो आर्टिकल 105 से 194 से, वहां से क्वेश्चंस तुलना करके पूछा है। आर्टिकल अगर 352 इंप्लीमेंट हो जाए तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वहां से क्वेश्चंस पूछा है। मीन्स हम बताना यह चाहते हैं कि आर्टिकल 19 को बहुत ब्रॉड वे में पूछा गया। कुछ डेवलपमेंट ऐसे भी, जैसे इंटरनेट का अधिकार जो है वो मूल अधिकार हो गया, वो पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, मान्यता मिल गई है। तो ये कैसे मान्यता, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट कैसे हो गया इंटरनेट का अधिकार? तो ये सब किसके डेवलपमेंट है? आर्टिकल 19 के। तो आर्टिकल 19 बहुत ब्रॉड वे में है, ठीक है। इसी में हम लोग ये भी समझते हैं कि हेट स्पीच क्या होता है, घृणा वाक्य क्या होता है। इसी में हम लोग देखते हैं कि बोलने के अधिकार के साथ साथ क्या चुप रहने का भी अधिकार है। बस समझ गए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आर्टिकल 19, ठीक। अगर इसमें पूछा जाए कि पहले क्या है, तो आप ऐसे बताएंगे कि 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। तो आप लिख लीजिए डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हैं इसमें। आर्टिकल 19 में 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं।
सबसे पहला आर्टिकल 1 क्लॉज का, इसमें बोला गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे फिर हम समझाते हैं कि स्वतंत्रता। अब देखिए इस वाक जो शब्द है इसका मीन हम सामान्यतः कहते हैं बोलने से, ठीक है। इसमें केवल इतनी ही बात समझना है कि वाक और अभिव्यक्ति में वाक बोलने के साथ साथ चुप रहने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक। अब दूसरा डेवलपमेंट इसका समझिए। अभिव्यक्ति ने ही बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इस आर्टिकल्स में कर दी है। अभिव्यक्ति हम 3 एक्सप्रेशन बोलते हैं इसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं एक्सप्रेशन। या तो हम लिखित रूप में अभिव्यक्ति दे सकते हैं, मतलब रिटन फॉर्म में। दूसरा अगर हम कहें या तो मौखिक हम दे सकते थे, और या हम कहें हाव भाव। थोड़ा समझें। लिखित के लिए हमें पता है हम न्यूज़पेपर यूज करेंगे, मैगजीन यूज करेंगे, यही तो सब, बुक्स यूज करेंगे। मौखिक के लिए हम या तो टीवी का यूज करेंगे, या हम कहें कि रेडियो का यूज करेंगे, या हम अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे यूट्यूब हो गया, या हम कहें कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जो सोशल साइट्स हैं हम उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाव भाव के लिए आपको भी पता है कि फिल्म वगैरह, टीवी, टेलीविजन वगैरह हम यूज करेंगे। कहने का मीन्स ये है, हम बताना, ये 3 रूपों में हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। इस अभिव्यक्ति लिखित फॉर्म के लिए ही इसी के तहत एक मामला आया जिसे कहते हैं, इस मामले का नाम लिखेंगे इंडियन एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर आता है, मामला आया, इसमें यह कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसका हिस्सा है। तो आगे पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित हुई है, तो हमारा आंसर होगा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए या सब क्लॉज का, ठीक है। तो डेवलपमेंट समझ आ रहा कि कौन से पार्ट अभिव्यक्ति के अंतर्गत, लिखित के अंतर्गत है, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिए, जब हम मौखिक या हाव भाव ये सब चीजों का यूज करते हैं तो हमें, आपको बताइए, इस चीजों को प्रेषित करने के लिए हमें बहुत सी जगह पर इंटरनेट की आवश्यकता पड़ रही है, उसी के माध्यम से तो इंटरनेट को भी हमने इसी के अंतर्गत रखा है। इंटरनेट का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार के रूप में किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का। हालांकि बहुत डिबेट है कैसे इंटरनेट का डेवलप हुआ। जम्मू कश्मीर वाला इशू जब वहां पर 370 हटा तो उस दौरान आपको पता काफी लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा, और उसी दौरान हमें पता है कि इंटरनेट पर कई डेवलपमेंट हुए। तो ध्यान क्या रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत माना है, लेकिन केरला में एक फहीम सरीन का मामला हुआ था, फहीम सरीन का, उसने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इंटरनेट को माना है। लेकिन दोनों में हमें फाइनल समझना इतना है कि ये मूल अधिकार है क्या, तो मूल अधिकार है। तो 2 डेवलपमेंट समझ आया कि न्यूज मतलब प्रेस की स्वतंत्रता और इंटरनेट की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का। डेवलपमेंट समझ में आ रहे हैं। एक चीज और समझिए, इसी में हम थोड़ा संक्षेप में समझाएं, वाक और अभिव्यक्ति में ही हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट भी आता है। जब हम बोलने की बात करते हैं बोलने के, तो आपको पता है या तो व्यक्ति बोलेगा माध्यम से अभिव्यक्ति होगी, या तो फिल्म के माध्यम से होगी। तो पूछा यह जाता है हेट स्पीच, क्या ये हेट स्पीच दे सकता है? नहीं। समझे, ये हेट स्पीच दे नहीं सकता। लेकिन फिल्मों में हेट स्पीच की अनुमति कहीं कहीं दी जाती है, क्योंकि समाज के उन पक्षों को दिखाना होता है जिससे भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो बात समझ में आ रही। तो जितनी भी चीजें हैं, जैसे हम कहना क्या चाहते हैं, सोशल साइट्स पर आप किसी को भी डिफेम नहीं कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है।
लेकिन आपको पता है इसमें देखा पर्टिकुलर कास्ट को लेकर, पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर कुछ फिल्म में कुछ सेगमेंट दिखाए जाते हैं। तो यहां अनुमति क्यों दी जाती है? क्योंकि वहां सोसाइटी में लर्निंग्स करानी है, उन्हें सीख देना है, एक मैसेज पहुंचाना है, तो फिल्म में अनुमति मिल जाती है, ठीक। लेकिन यहां पर नहीं। लेकिन अब देखिए दूसरा समझे बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हुए इस चीज को लेकर, इस आर्टिकल 1 को ही लेकर, क्लॉज को। पहला, एक हमारे यहां आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 और उसकी एक धारा है 66A और 66B। उसमें यह कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने सोशल साइट्स पर कुछ भी अपना एक्सप्रेस कर सकता है, समझे। तो 2 लड़कियां थी, महाराष्ट्र का एक मामला हम थोड़ा डिस्कस कर दें। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक राजनेता के खिलाफ कुछ चीजें पोस्ट कर दी। तो वो सत्ताधारी पार्टी में सत्ता में थे और उन्होंने क्या किया, उन लड़कियों को उठा लिया। उठाने के बाद आपको पता है उन्हें जेल डाल दिया और कहा कि उन्होंने क्या किया है, डिफेम किया, ठीक। तो ये जब केस वहां आया तब ये मामला फिर पहुंचा कहां, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि आर्टिकल 19 जो है वो हमारा बड़ा है, किससे, 66A से। क्योंकि इसमें कहा गया था कि सोशल साइट पर किसी को डिफेम नहीं किया जा सकता, और उन्होंने कहा कि राइट टू एक्सप्रेशन है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है, वो बड़ा है। और क्या कहा फिर, स्पष्ट किया थोड़ा कि किसी को व्यक्तिगत स्तर पर क्षति नहीं पहुंचाएंगे हम, उसकी डिग्निटी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जैसे सपोज करो किसी का निजी जीवन आपने रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो वो नहीं कर सकते हो आप, बात समझ रहे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल है, राजनीतिक गतिविधियां कर रहा है या किसी संस्था में काम कर रहा है, तो उसे आप अगर उस तरीके से वो कुछ गलत कर रहा है तो वो चीजें रिकॉर्ड करके डाली जा सकती हैं। यानी क्या है, हम राजनीतिक टिप्पणियां काउंटर कर सकते हैं, राजनीतिक व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बस हमें याद ये रखना है कि निजी जीवन को हम किसी का वो कर नहीं सकते। तो आप समझ रहे तो यहां से क्या क्या डेवलपमेंट आप समझ रहे, एक आर्टिकल में कितने डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। हेट स्पीच के बारे में आपको पता, इसके बारे में पता। एक अब देखिए इसी आर्टिकल को बहुत ज्यादा और ज्यादा वो चीजें की जा रही हैं। एक आर्टिकल आपने सुना होगा अनुच्छेद 105, अगर नहीं है तो आगे हम पढ़ाएंगे। इसमें जो हमारे सांसद लोग हैं, सांसद तो समझ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोगों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं कि ये संसद के अंतर्गत कुछ भी बोल दें, उसके लिए इन्हें कहीं कोर्ट वगैरह में बुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब यहां से क्या निकल कर आता है कि आर्टिकल 105 जो है वो बड़ा है किससे, आर्टिकल 19 से। यानी ये एब्सोल्यूट है, ये पूर्ण है, और ये क्या है, अपूर्ण है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। यानी 19 पर प्रतिबंध है लेकिन 105 पर प्रतिबंध नहीं है। इसका बहुत कॉन्सेप्चुअल समझाएं तो हम बहुत डिटेल में बातें करनी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों किया गया। कारण यह है क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि होता है, और अगर उस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो वो सही पक्ष संसद में नहीं रख पाएगा उनका, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। बात समझ रहे। तो हमें ये बात भी समझनी है कि अनुच्छेद 105 जो है वो बड़ा है किससे, अनुच्छेद 19 से। तो इस आर्टिकल के डेवलपमेंट समझ में आ रहे हैं सबको, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए लिखते जाइए संक्षेप में, बाकी चीजें फिर हम वो कराएंगे भी आपको। आगे देखें इसी में अनुच्छेद 19 में ही हमने देखिए आपको क्या बताया, प्रेस की स्वतंत्रता आ गई, इंटरनेट की आ गई, हम कहाँ हेट स्पीच दे सकते हैं कहाँ नहीं, मतलब जनरल सामान्यता नहीं दे सकते। और अगर हम बात करें आर्टिकल 105, एक आर्टिकल से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, हालांकि ये चीजें डिटेल में आगे आप पढ़ेंगे। आर्टिकल 352 सुना होगा और ये भी जानते होंगे, इससे राष्ट्रीय आपात का इसमें प्रावधान है। किसका प्रावधान है? राष्ट्रीय आपात, जिसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। अब इसमें आपने सुना होगा कि 3 आधार होते हैं, एक युद्ध होता है, एक बाह्य आक्रमण होता है, और एक होता है सशस्त्र विद्रोह। ठीक।
अगर कभी युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए, इन दोनों परिस्थितियों में यह आर्टिकल स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन इस परिस्थिति में निलंबित नहीं होता है। अब युद्ध जानते हैं कैसे स्थिति, संक्षेप में अगर हम कहें तो क्या है युद्ध। अगर मान लीजिए पाकिस्तान हमारे देश पर क्या कर दे, तो अभी युद्ध में नहीं, ये बाह्य आक्रमण है। लेकिन अब हम जब उसका क्या करें, जवाब दें, तो वो किस में हम चले गए, युद्ध। सशस्त्र विद्रोह क्या है, जैसे हमारे यहाँ आपको पता नागा अलग डिमांड करता है, खालिस्तान अलग करता है, ये लोग हथियार उठा लें और हथियार उठा के हमारी सरकार को मानना क्या कर दें, बंद कर दें, तो हम क्या कहेंगे, सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह के केस में ऐसा नहीं होगा, ये स्वतः निलंबित हो। बाकी दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो। तो आर्टिकल 19 इतनी बातें सबको समझ। अब देखिए आगे वाक और अभिव्यक्ति जो हमने इतना बताया, इसके बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन पर अपवाद क्या क्या, कब कब इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो हमारी संप्रभुता के खिलाफ हो, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जो हमारी एकता और अखंडता के खिलाफ हो। अब संप्रभुता वर्ड समझ रहे हो कि नहीं, पीछे खूब समझाया संप्रभुता। संप्रभुता मतलब जो हमारे क्या विशेषाधिकार से क्षति नहीं पहुंचना है। दूसरा समझेंगे, ये लोक सदाचार समझते हो या लोक व्यवस्था कहें, जो आराम से लोग रह रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं बोले। तीसरा, शिष्टाचार और सदाचार के खिलाफ भी नहीं बोल सकते आप, शिष्टाचार और सदाचार, ठीक है। चौथा, न्यायालय की मानहानि नहीं कर सकते आप, न्यायालय की मानहानि, ठीक। पांचवा, किसी व्यक्ति की भी मानहानि नहीं कर सकते आप, मानहानि, समझ में आ रही बात। छठवें की अगर हम बात करें यहां पर, तो उद्दीपन हेतु भाषण नहीं दे सकते, या हम कहें आक्रामक उद्दीपन हेतु, मतलब आप लोगों में उत्तेजना पैदा कर दें और लोग जाकर क्या करते हैं, किसी को मार दें या समथिंग कर दें, ऐसा भी कुछ आप नहीं। ये सब क्या है उसके अपवाद, हाँ, इन सब चीजों को अवॉइड करके ही आप वो कर सकते हैं। वाक और अभिव्यक्ति मतलब क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, मैंने पहले बता दिया कि इस पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। समझ में आ रहा है सब, ठीक है। तो इसलिए ना कि पेपर पास करना, इसलिए भी सीख लो कि हदें तय हो जाए, है ना। वैसे भी कहा जाता है जुबान बहुत चलती है कुछ लोगों की, है ना, है किसी ना किसी, सबका कुछ ना कुछ चलता है, किसी का दिमाग, किसी की जुबान, है ना। बस फर्क इतना, जब दोनों चल जाए तो ठीक है, ठीक? समझ आया। सर वो जो धर्म संसद हुई उसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि, मगर इसमें अगर देखा जाए तो ये सारे पॉइंट उसमें सिर्फ उद्दीपन वाला, ये भी है, ये भी है, ठीक। इसमें अगर हम कहें, और बहुत दो इसमें है, तो इसी वजह से एक्शन लिया गया है ना, उसमें लोगों को जेल में डाला गया, उठाया गया है, ठीक। तो ये इतना समझ में आ रहा है, ठीक? आर्टिकल 19 पर और भी बहुत से इशू चलते रहते हैं, लोग बाद में देखेंगे। अब आर्टिकल 19 का ही क्लॉज दूसरा हम लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं खा। संक्षेप में केवल हम इतना कहते हैं कि शांतिपूर्ण कहीं भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन, और ये आयुध रहित होना चाहिए, हथियार रहित। आयुध मतलब हथियार रहित, मतलब कहीं पर भी आप जमा हो जाएं, पहले वाक अभिव्यक्ति कर सकते, कहीं जमा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हथियार ले लेकर जमा हो रहे, ठीक। क्या आपके विचार क्या है, हथियार लेकर जमा होंगे तो आप समझिए। फिर 19 क्लॉज 1 गॉ की अगर हम बात करते हैं या सी की बात करते हैं, तो इसमें कहते हैं कि संघ, समूह या हम समिति बना सकते हैं,
उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, संक्षेप में ये आर्टिकल्स आप कैसे देख लेंगे। वन अगर घा की हम बात करें, ठीक, तो कहीं भी आज अबाध संचरण कर सकते हैं। अबाध संचरण का मतलब कहीं भी भारत में आ जा सकते हैं। क्या आएगा? क ख ग घ, फिर आवाज संचरण हो गया, कहीं भी हम बस जाएं। और फिर अगर हम बात करें छा में, क्या आ जाएगा? कहें कोई भी हम वृत्ति व्यवसाय अपना लें। ठीक, एक चीज समझ लीजिए, रोजगार और आजीविका में अंतर समझिए। जैसे सपोज करते हैं यहां वृत्ति की मतलब व्यवसाय की बात कर रहा है, चलिए बाद में समझाएंगे, इस पर थोड़ा फोकस करें। इन सब पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। शांतिपूर्ण सम्मेलन पर भी, हथियार रहित पर भी आपको रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है अगर वहां लोक व्यवस्था क्या है, समाप्त होने की संभावना है। संप्रभुता एकता के खिलाफ भी लगा सकता है। सहकारी समितियां अगर बना रहे हैं और आपको लगता है कि आप कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो मैंने ऊपर बताए हैं उनमें किसी को क्षति पहुंचाने की व्यवस्था से कर रहे हैं तो आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यानी सब पर प्रतिबंध है। ठीक है, कहीं पर भी कोई व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है? व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है उसके लिए टेक्निकल आपके लिए वो तय की जा सकती है। जैसे सपोज करिए आज तक आपने ये भी नहीं जानते हैं कि पैरासीटामोल क्या होती है और आप सर्जरी के लिए दुकान खोल लिए, तो नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए स्किल्स के मानक तय किए जा सकते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। वृत्ति व्यवसाय में महिलाएं वेश्यावृत्ति नहीं कर सकती। ठीक, तो मतलब क्या है कि समाज में जिससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़े वो सभी चीजें क्या है, प्रतिबंधित है। तो ये है आपका आर्टिकल 19 में 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं। पहली समझ में आई थी वाक अभिव्यक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और समझ में आ रहा है? ये वृत्ति के अंदर वो है जो क्रिप्टो कॉइंस वगैरह, तो उनका जो व्यापार उनसे रिलेटेड होगा। अगर कोई करना चाहे इंडिया में, हाँ तो वो कर सकता है। हाँ कर सकता है, उसमें कौन सी दिक्कतें हैं। बस हमारे क्या कि अपनाया नहीं गया भारत में, वो इसलिए वो एक अलग मुद्दा है क्रेडिट को लेकर कि हमारी साख खतरे में चली जाएगी, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में चली जाएगी। बाकी वो स्वतंत्र करेंगे। हाँ बाकी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात सबको समझ में आ रही। आर्टिकल 19। ठीक, अब देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनमें विशेष कुछ है नहीं। आर्टिकल 20 में एक लाइन केवल लिख लीजिए। ठीक, दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण। इसमें 3 बातें आपको याद रखनी है समझने वाली। एक भूत लक्षिक, दूसरा है कि दोहरा दंड, और तीसरा जो है विरुद्ध गवाही। 3 अगर कीवर्ड हम याद रखें तो पूरा आर्टिकल समझ में आ जाता है। इनके थोड़े एक्सप्लेनेशन पर फोकस कर लें, बहुत शॉर्ट है। जैसे इसमें क्या है कि सपोज करिए जो कानून अभी लिखा है अगर हमने उसके तहत कोई अपराध किया है तभी मुझे दंड दिया जाएगा, अदरवाइज हमें दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या है कि आज कानून बनाकर पीछे 10 दिन पहले किए अपराध के लिए आप मुझे दंडित नहीं कर सकते। समझ आए? यानी क्या है कि भूतकालिक रूप से कोई कानून लगाकर आप हमें दंडित नहीं कर सकते। जैसे सपोज करिए ऐसा, जैसे मैं एक एग्जांपल ही वही दे दूं, क्लिक कर रहा है, जो निर्भया जो रेप का केस हुआ था उसमें आपको पता है एक बच्चा नाबालिग था, एक जो अपराधी था वो नाबालिग था, और उसकी उम्र महज कहते हैं कि उसी ने सबसे ज्यादा जघन्यता भी की थी, और 17 साल 9 महीने समथिंग कुछ उसकी एज हुआ करती थी। 18 साल वहां पर अपराध का वो था क्राइटेरिया, उसे छूट मिल रही थी, और उसके लिए सरकार ये नहीं कर सकती थी कानून बना के उसे क्या करे, भूत लक्षित दंडित करे। तो नहीं, तो भूत लक्षित किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही? ठीक। दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण क्या है, एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखें विभागीय दंड ऐसा नहीं होगा। जैसे सपोज करो आप किसी पद पर काम कर रहे हैं और आपने एक बार खूब ब्राइब ली है, घूस ली या भ्रष्टाचार या किसी में पकड़े गए, तो आपको बार बार उस पद से वंचित रखा जा सकता है। यानी क्या है कि ये विभागीय दंड में लागू नहीं होगा।
बात समझ रहे? और अपने विरुद्ध आपको गवाही देने के लिए बाध्य किया नहीं जा सकता। आत्म अभिशंसन लिखते हैं उसमें, सेल्फ इंक्रिमिनेशन करने के लिए आपको बाध्य नहीं। क्यों? और एक बात और याद रखिए, जानकारी के लिए बता रहे कभी भी पुलिस वाले आपको पकड़ ले जाएं, अब पिटाई इटाई करके, जिसे कहते हैं विचारणी प्रक्रिया के तहत, समझे? उनकी वो क्या कहलाती है? विचारणी प्रक्रिया के तहत वो आपसे कुछ भी लिखवा लें, कोर्ट में जाकर अगर आप बदल देंगे उस अपने बयान को, तो वही माना सही जाएगा जो कोर्ट ने दिया। पुलिस द्वारा लिखित रूप का भी जो जवाब है वो भी सही माना नहीं जाएगा। इसका मतलब विचारणी प्रक्रिया के तहत जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनका कोई आधार या उनकी कोई भूमिका नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने उसे विवश करके वो लिखाया हो, बाध्य किया हो। ये सब चीजें किसमें हैं? और ये जो पुलिस में टॉर्चर किया जाता है, थर्ड डिग्री वगैरह, तो उसका कोई आधार ही नहीं। विचारणी प्रक्रिया है, उसके लिए आप जागरूक हो तो आपको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। जागरूक जहां नहीं है वहां टॉर्चर करने को तो माँ बाप भी टॉर्चर करते हैं भाई, घर घर देख लीजिए आप उसमें। तो ये आर्टिकल 20 समझ में आ गया। आर्टिकल 21 पर बात करते हैं। आर्टिकल 21 में टेक्निकल भाषा में लिखी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ध्यान से समझेंगे। यहां से निकल कर आया है जीवन का अधिकार। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहां से क्या निकल कर आया है? जीवन का अधिकार। और यहां से निकल कर आया है व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार, प्राण का मतलब जीवन का अधिकार में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही आप उसके प्राण ले सकते हैं, अदरवाइज आप ले नहीं सकते। यानी सरकार तक हमारे प्राणों को क्षति नहीं पहुंचा सकती है बिना प्रोसीजर के। बात समझे? और ये एक प्राकृतिक अधिकार है, इसमें कोई डेवलपमेंट में विशेष नहीं हुआ है। ये कैसा है? प्राकृतिक। ये कृत्रिम माना जाता है, दैहिक स्वतंत्रता वाला, और इसी के सब डेवलपमेंट हैं। ये कैसा माना जाता है? कृत्रिम। तो जो हम ब्रेक कर रहे हैं वो थोड़ा कुछ इमेज बन रही है, देखिए कि कैसे कैसे व्यक्तिगत अधिकार इसी को जब डिफाइन किया गया, सबसे पहले ध्यान दें, एक मामला लिखा रहे, एके गोपालन। एके गोपालन मामला कब आया था? 1950 में। इसमें यह कह दिया जीवित रहना ही क्या है? जीवन का अधिकार है। समझ आए? जैसे कैसे क्या हम बताएं, थोड़ा कहानी के रूप में अगर आप समझ लें, थोड़ा लिखते जाइए डॉट डॉट में तो पूरा क्लिक कर जाएगा। इन्होंने क्या बताया? हमारे 19 अनुच्छेद 19 हमने अभी पढ़ाया। 19 में कहा कि इसके अंतर्गत 19 नहीं आता। ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसके अंतर्गत 19 मिले या ना मिले, मतलब केवल सरकार आपको जीवित रखे, चाहे बोलने दे, चाहे व्यक्ति करने दे, चाहे आपको कहीं इकट्ठा होने दे, समझ रहे, चाहे कहीं आने जाने दे, चाहे कोई वृत्ति करने दे, व्यवसाय करने दे, ना करने दे, वो सब इसमें आता नहीं। बहुत सीमित कर दिया। लेकिन आपको पता हो कि 1978 में एक दूसरा मामला आया जिसे मेनका गांधी मामला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनका गांधी। ठीक है, लिख लीजिएगा, 1978 का मेनका गांधी मामला। इन्होंने कहा कि जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण रूप से जीवन जीना अधिकार है। मतलब क्या है? मेनका गांधी जो हैं, इन्होंने इसमें डिग्निटी फुल लाइफ की बात कर दी है। डिग्निटी लाइफ। अब गरिमापूर्ण जीवन में देखिए क्या क्या ऐड कर दिया। कहा गोपनीयता पर फोकस करो इनकी। गोपनीयता मतलब यहीं से आपको निजता का अधिकार मिल गया, अभी तक मिला था नहीं। फिर कहा कि स्वच्छ पर्यावरण या स्वच्छ वातावरण पर फोकस करवा दिया, समझे? फिर क्या है कि आपको पता है जितनी भी आधारभूत चीजें हैं वो सब उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। तो इसका मतलब है डिग्निटी फुल लाइफ के लिए किसने किया सपोर्ट? मेनका गांधी मामले।
तो ब्रॉड होने लगा कि नहीं होने लगा, यहाँ से यहीं से डेवलपमेंट हो रहा है। ये अब जब निजता का आया तो इसी में आप देखिए क्या कहा कि आप किसी से क्या कर सकते हो, प्यार और मोहब्बत, दोनों जानते हैं अंतर? इश्क मोहब्बत में कौन अंतर जानता है? नहीं जानते? अच्छा, इश्क जो इस समय भारतीय युवाओं को हो जाता है, जैसे रोड पर हम जा रहे, कोई दिखा और हो गया, मोहब्बत एक से होती है। हाँ, तुम्हें मोहब्बत है, इश्क है? चलो सही है। मतलब ये स्थायित्व कहने का मतलब ये है कि विवाह करना, विवाह करने का अधिकार भी बताना क्या चाहते हैं। अगर 18 साल का लड़का मतलब लड़की है, 21 साल का लड़का है, तो किसी में भी क्षमता नहीं है कि वो क्या करे, रोक ले। वो विवाह अगर इच्छुक हैं, इंटर कास्ट इंटर रिलीजन कर सकते हैं। कल मैंने एक लाइन बताई थी कि जुआ नजरों पर कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। बात समझे? तो ये किनके लिए है? इन पेरेंट्स के लिए, कि जो अपने समय में कब उन्होंने झंडा उठाया था वो भूल जाते हैं, ठीक। और समझाते किसे हैं? हम लोग समझाया जाता क्यों नहीं किया तुमने? तो बात समझ में आ रही है? तो ये जितने भी चीजें हैं वो सब जीवन के अधिकार के अंतर्गत कहां से आई हैं? मेनका गांधी मामले के। सर ये जो इच्छा मृत्यु का वो जो होता है कॉन्सेप्ट, अगर कोई व्यक्ति इस काबिल नहीं है कि वो ये अधिकार ले पाए कि वो जीवित रहेगा या नहीं, तो अगर उसे हम उसे इच्छा मृत्यु दी जा रही है तो क्या वो सही है? चलिए अब थोड़ा पैसेंस रखें, यहां तक समझ में। अभी हम इच्छा मृत्यु पर ही आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब एक व्यक्ति आया, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा व्यक्ति था, या आप लोगों को सही हो सकता ना सही लगे, पी रतिनाथ। इसने कहा आत्महत्या करना मौलिक अधिकार है। क्या कहा? आत्महत्या करना। फिर ज्ञान कौर आ गए। ज्ञान कौर मामले में क्या कहा गया कि आत्महत्या करना मौलिक अधिकार नहीं, ठीक है। ये मामला 1996 का है और यहीं से इच्छा मृत्यु पर चला कॉन्सेप्ट। अब हम समझाते हैं इच्छा मृत्यु का क्या है, थोड़ी सी जानकारी भी बता देंगे, क्योंकि अगर कोई इच्छुक हो जाए तो बाई प्रोसीजर जाए, है ना। समझ में आ रही है? ध्यान से समझ। इंग्लिश में इच्छा मृत्यु को यूथेनेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, यहां पर लिख रहे हैं यूथेनेसिया। ये दो टर्म से मिलकर बना है, एक यू और दूसरा कौन सा है? थेंसिया। इसका मतलब हमेशा गुड से लिया जाता है और इसका मतलब लिया जाता है डेथ से। इसका मतलब अच्छी मृत्यु ही कहलाती है क्या? मतलब क्या है कि उसकी ऐसी अवस्था है वो जीने से अच्छा क्या है? मर। ऐसा जब इस पर बात चली तो हम आपको एक पेपर के हिसाब से बता दें तो हमारे यहाँ पैसिव यूथेनेसिया को माना गया है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को हमारे यहाँ कोर्ट या न्यायालय कानूनन स्वीकार्य है। इतनी बात क्लियर? अब दूसरी बातें समझिए। इसके लिए हमारे यहाँ प्रोसीजर होता है। हमारे इस पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है? क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी है, समय जैसे पहले तो लोग स्टोन होने से भी डेथ हो जाती थी, घाव हो जाए तो डेथ हो जाती थी। निरंतर साइंस टेक में डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहा नहीं जा सकता है कि किस बीमारी का कब इलाज संभव हो जाएगा। तो इस वजह से पहला कारण। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को यूथेनेसिया लेनी है तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाता है और उसमें सीनियर जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो विचार करते हैं और फिर उस व्यक्ति की भी सहमति होनी चाहिए, उसकी फैमिली की भी सहमति होनी चाहिए, तब इन केसेस में यूथेनेसिया दिया जाता है। तो इसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है। और हाई कोर्ट लेवल से इसकी क्या होनी चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ इजिली बहुत यूथेनेसिया किसी को दिया नहीं जाता, और दिया भी जाता है तो कौन सा? निष्क्रिय। अब सक्रिय और निष्क्रिय में अंतर क्या है? निष्क्रिय और सक्रिय में यह अंतर है कि जैसे एक एक्टिव यूथेनेसिया होती है,
पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव वाले में क्या किया जाता है कि उसका वही इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जिस पर वो होता है वो हटा लिए जाते हैं, और एक्टिव वाले में उसे कहा जाता है कि जहर का इंजेक्शन दे दिया जाता है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हमारे यहाँ यूथेनेसिया का कॉन्सेप्ट चलता है। तो आर्टिकल 21 के तहत यूथेनेसिया भी है हमारे, ठीक है। तो अब इतना अगर तुम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ हम धाराएं भी बता दें। ये धारा सुनिए, आईपीसी की धारा 309, इसमें आत्महत्या करने पर, अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास करोगे और अगर बच गए तो आपको दंडित किया जाएगा। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है इस पर कि वो कौन सा अपराध है अगर आपने वो कर नहीं पाया तो आपको दंडित किया जाएगा। ये यही अपराध है, ठीक। कुछ और भी बता दें, अगर किसी को आप मार रहे हैं और इस इरादतन मार रहे हैं कि उसकी मृत्यु हो जाए, अब ये इरादा कैसे तय होगा? वो बाय प्रोसीजर कोर्ट तय करेगा कि तुमने कैसे क्या किया उन्होंने, तब आपने ऐसा एक्शन लिया, समझे? तो वहां पर भी आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। बात समझ रहे? एक धारा और जान लो, जान ही रहे हो तो, एक आईपीसी की धारा 306 होती है। इसमें अगर आप किसी को मानसिक रूप से ये हालात पैदा कर देते हैं कि वो जाके आत्महत्या कर ले, तब भी आपको 10 साल की सजा हो जाएगी। बात समझे? तो ये 3 धारा यहाँ पे याद रख सकते हैं। एक इसमें क्या है, और इन दोनों में 10 साल की, ठीक। तो समझ में आ रही बात है? तो अनुच्छेद 21 में आपको AK गोपालन मामला क्या है, मेनका गांधी क्या है, पी रतिनाथ क्या है, ज्ञान कौर क्या है, कुछ थोड़ा स्पष्ट हो रहे हैं, ध्यान से और समझते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट तो सुना ही होगा ना। अच्छा, इसने हमारे यहाँ 2 नदियां हैं, एक गंगा और एक यमुना। आपको पता, इन दोनों रिवर्स को भी इसने जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया है, समझे? तो ये भी इसी के तहत, अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद से प्रेरित है, तो आर्टिकल 21। कारण क्या, स्वच्छ वातावरण कैसे आएगा, स्वच्छ जल कैसे आएगा? अगर इनकी सुरक्षा नहीं की जाएगी तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। तो ये बातें भी यहां लिख सकते हैं। अब आपको पता है एक स्वतंत्र आर्टिकल है इसमें 21 का, जिसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रावधान किया। तो आर्टिकल 21 में हमें अगर इतनी बातें स्पष्ट हैं तो देखिए, इशूज अगर हम पढ़ाने लगे तो बहुत है इसमें, तो वो हम उन पर बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बातें कर रहे हैं, ठीक। अब आर्टिकल 22 की समझ थोड़ी रखें। संक्षेप में तो केवल इतना याद रखना है कि गिरफ्तारी से संरक्षण पर है। गिरफ्तारी से संरक्षण 3 अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं। पहला, सबसे कारण बताना होता है कि क्यों गिरफ्तार किया। मनपसंद वकील कर सकता है। और तीसरा, आपको पता होना है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो कारण बताओ, मनपसंद वकील करने दो और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत, ठीक। इसमें यात्रा और अवकाश का समय सम्मिलित नहीं होता है। 24 घंटे में किसका समय सम्मिलित नहीं होता है? यात्रा में कितना समय लगा ये इंक्लूड हम नहीं करेंगे। अवकाश बीच में पड़ गया तो ये इंक्लूड हम नहीं करेंगे। बात समझ रहे? तो ये आर्टिकल 22 है। इसी में बड़ा मतलब डेवलपमेंट्स हुए हैं हम कहें तो, इसे बात ध्यान से समझें थोड़ा सा। देखिए, पहला, 2 तरीके का होता है सिस्टम। पहला देखिए, एक निवारक नजरबंदी होती है, नजरबंदी, और एक दंडात्मक होती है। अगर हम कोई ऐसा शक कर लें कि ये
अपराध करेगा और हम उसे जाके गिरफ्तार कर लें तो वो कौन सी नजरबंदी है? और अगर अपराध कर चुका, न्यायालय में प्रूफ हो चुका और तब हम गिरफ्तार करें तो कौन सी है? तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये वाले के लिए ध्यान रखेंगे कि इन लोगों को ये कोई अधिकार नहीं, ना इन्हें कारण बताया जाएगा, ना इन्हें मनपसंद का वकील करने दिया जाएगा, और ना इनके लिए 24 घंटे की लिमिट होगी। यानी निवारक नजरबंदी अगर किसी की हम कर रहे हैं, किसकी करेंगे? हमें पता चले हो सकता है कि यह समाज में दंगे करा सकता है, हो सकता है ये किसी का मर्डर कर सकता है, उन परिस्थितियों में निवारक नजरबंदी ही ठीक है। लेकिन इसमें के लिए भी लिमिट रखी गई थी कि 3 माह बाद अगर इसे और कंटिन्यू करना है तो हाईकोर्ट लेवल के जजों की एक बेंच बनेगी, सलाहकारी बोर्ड टाइप बनेगा, और वो देगा अनुमति कि आगे बढ़ाना चाहिए या बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक। 44वें संविधान संशोधन में इस समय को 2 माह घटा के कर दिया गया है। 44th अमेंडमेंट में टाइम पीरियड कितना घटा के किया? 2 माह। तो ये चीजें भी लिख लो। तो नजरबंदी समझ में आ रही है आपको? अच्छा, ऐसे एक और बता दें आपको, जैसे मैंने आर्टिकल 20 पढ़ाया, बताया दोष सिद्धि से संरक्षण, इसकी भी आर्टिकल 32 से तुलना की जाए। आर्टिकल 20 तब है जब अभी हम पर आरोप मतलब क्या सिद्ध नहीं हुए हैं। हमने अपराध किया कि नहीं किया, भूत लक्ष्य कुछ पता, उससे हमें उपचार दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। और 32 कब हम यूज करते हैं? जब सब कुछ संपन्न हो चुका हो। भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण कब? जब हमारी गिरफ्तारी हो चुकी। परमादेश कब? जब हम आदेश नहीं मान रहे। बात समझ रहे? तो ये बातें भी याद रखें थोड़ा तुलनात्मक। तो 20 और 32 आपको यहां सब हमने आपको 22 तक बता दिए। अब एक हमारा खत्म हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, अब तीसरा डालेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। हेडिंग बना लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 23, इसमें देखिए क्या पहला कहता है कि मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर थोड़ा फोकस कर लें कि ये क्या है मानव दुर्व्यापार। इसमें पहला डायमेंशन ये है कि स्त्री पुरुष की खरीद फरोख्त, ठीक है। दूसरा, इसमें ऐसी भी चीजें रखी जाती हैं जैसे देवदासी प्रथा या दास प्रथा, इसमें ही बंधुआ मजदूरी भी रखी जाती है। ये सब क्या माना जाता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव दुर्व्यापार। कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, बेगार पर प्रतिबंध। समझ आ रही बात? अभी क्या हमने बताया, ये तो कह रहा है कि हम मानव दुर्व्यापार नहीं कराएंगे, बेगार नहीं कराएंगे, ये सब चीजें, लेकिन याद रखिए इसका ये क्लॉज 1 है। क्लॉज 2 क्या कह रहा है आर्टिकल 23 का? कह रहा है कि अगर राज्य चाहे, राज्य मीन्स सरकार चाहे, तो वो धर्म, जाति, मूल वंश, 3 आधारों को छोड़कर, धर्म, जाति, मूल वंश, कोई भी शर्त आरोपित कर सकती है। इसके आधार मतलब इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन कोई भी नियम, जैसे कह सकता है कि कोविड चल रहा है कि सभी लोग अपने क्षेत्र में ऐसा काम करेंगे, तो लोग कहेंगे ये तो बेगार करवा रहे, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वो किसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो स्पष्ट हो रहा है आर्टिकल 23 थोड़ा। तो उसे बेगार नहीं माना जाएगा, उसे मानव दुर्व्यापार नहीं माना जाएगा, ठीक। अब आर्टिकल 24 कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खतरनाक स्थानों पर कार्य करने नहीं दिया जाएगा। इसमें कुछ विशेष नहीं, एक लोगों का नाम याद रखेंगे आर्टिकल। पहली बात तो यही जाने कि किससे संबंधित है? बच्चों से। बहुत कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना, इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला उसके लिए। इनका एक संगठन है
बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने जो कारखानों में बच्चे काम करते हैं या घरों में काम करते हैं उन सबको बहुत मतलब हेल्प की। 2014 में इन्हें क्या मिला? आगे अब डाल लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा। अब देखिए 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल थोड़ा ध्यान से समझेंगे, हम समझा रहे हैं। एक 25 और एक 26, इनमें थोड़ा अंतर समझें एक साथ। पहली बात तो इसमें क्या कहता है, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये तो सुना ही होगा, लेकिन ध्यान ये रखेंगे ये व्यक्ति को मिला है। और ये जो है इसमें कह रहा है प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। प्रचार प्रसार हम कहें या हम कहें प्रबंधन कहें, और ये आपको पता है समुदाय को मिला है। अंतर समझ पाए नहीं? ये क्या है कि जैसे हम अपना व्यक्तिगत स्तर पर धर्म कैसे मनाएंगे, जैसे भी चाहे वैसे आचरण करें, और ये समुदाय कैसे मनाएगा। और समुदाय मनाने के लिए क्या हम कुछ नियम निर्धारित नहीं करेंगे, यानी यहां पर ज्यादा छूट मिलेगी। इसी में एक चीज और डिफाइन की गई, दो स्पष्टीकरण दिए गए कि जो सिख लोग हैं, सिख, वो कृपाण धारण कर सकते हैं। और दूसरा एक स्पष्टीकरण किया कि हिंदू में कौन कौन शामिल होंगे, जैन, बौद्ध और सिख, ये हिंदू में ही शामिल माने जाएंगे। जैन, बौद्ध, सिखों को हिंदुओं से अलग माना नहीं। तो 25 एकदम क्लियर। 25 में क्या, व्यक्ति के अंतःकरण आचरण, मतलब व्यक्ति कैसे अपना धर्म चाहे वैसे मनाए, ये संक्षेप में, ठीक। ये समुदाय कैसे प्रबंधन करेगा, ठीक है, उसके बारे में। समुदाय, इसी में एक मामला आया, अच्छा इसी पहले इसका मामला समझिए। इसका एक मामला पूछा जा चुका पेपर में, फादर स्टेनिस्लॉस मामला। इसमें इनसे पूछा गया कि क्या धर्मांतरण करा सकता है व्यक्ति, तो आंसर हमारा होगा नहीं। अपनी इच्छा से कोई किसी का करवा नहीं सकता, लेकिन अगर स्वतः कोई व्यक्ति प्रेरित हो जाए तो अपनी इच्छा से धर्मांतरण कर सकता है। बात समझ रहे हैं? तो कोई करवा नहीं सकता, लेकिन स्वतः से प्रेरित होकर कर सकता है। इसमें एक मामला आया, एसपी मित्तल मामला। इससे पूछा गया कि बताइए कि धार्मिक संगठन कौन है जो प्रबंधन करेगा। तो उसने 3 बातें कही, आप ध्यान से समझ लें। संगठन, पहला कहा कि उसका अध्यात्म से लेना देना हो, स्पिरिचुअलिटी। दूसरा कहा कि उसका कोई स्पेसिफिक नेम हो, विशिष्ट नाम हो। और तीसरा क्या कहा कि उसका एक संगठन भी हो। अगर 3 किसी भी समुदाय में चीजें देखने को मिलती हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म से संबंध रखते हैं, एक विशिष्ट नाम है, एक उनका संगठन है, तो उसे हम धार्मिक संगठन मानेंगे। किस मामले में है? एसपी मित्तल, ठीक। तो ये चीजें लिखो। रफ करें। तो जितना मैं बता रहा हूं इससे ऊपर नहीं पूछा जा रहा है, आईएएस तक के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं। अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपने होल्ड की तो फिर आप क्वेश्चंस इजीली निकाल ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन ही करना, इसीलिए मैं इसे फिनिश कर रहा हूं ठीक से। ये समझ में? अब देखिए आर्टिकल नंबर 27, कीवर्ड के रूप में तो हम इतना याद रखें कि इसमें कर ना देने की बात की गई, लेकिन ध्यान से समझें। अगर कोई व्यक्ति कोई भी पैसा अपने धर्म के उत्थान में इन्वेस्ट करता है तो उससे सरकार कर तो नहीं लेगी, लेकिन शुल्क वसूलती है सरकार, मतलब फी ले सकती है। जैसे हम कहें, जैसे सपोज करो कि यहां से कोई किसी धर्म का मुहिम निकलना है, तो पुलिस वाले अगर उन्हें सुरक्षा देंगे तो पुलिस उसका पैसा लेगी।
बात समझ रहे? तो शुल्क वसूलते हैं लेकिन क्या नहीं वसूलते? कर। एक चीज और याद रखेंगे यहां से, हमारे यहां आपको बताया कि सब्सिडी, हज सब्सिडी दी जाती है, याद है कि नहीं? चलिए, फिर हमारे यहाँ ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? हमारे यहाँ कहा जाता है कि पंथ निरपेक्ष है, हर सब्सिडी दी जा रही, लेकिन आपने सुना होगा कुंभ मेला भी आयोजित किया कराया जाता है, हो रहा। अमरनाथ की यात्रा के लिए भी सब्सिडी दी जा रही। यानी क्या है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को सरकार बढ़ावा दे सकती, किसी पर्टिकुलर एक रीजन को बढ़ावा नहीं दे सकती। फिर आप देखते हैं राजनीति कितनी अलग तरीके से होती, जो सभी धर्मों को बढ़ावा देता है उसे कह देते हैं कि वो क्या करता है, पर्टिकुलर को देता है, और जो पर्टिकुलर को देता है उसे कह देते हैं, अजीब अजीब चलता रहता है। वो तो राजनीति एक अपने अलग है। तो समझ में आ रहा है? तो हज सब्सिडी भी दे सकते हैं, कुंभ के मेला, अमरनाथ को भी। ये किसके तहत अगर कोई पूछ दे तो आर्टिकल 27, तो कर नहीं देते लिया जाएगा लेकिन शुल्क लिया जाएगा। ठीक। अब आर्टिकल है 28, इसमें कह रहा धार्मिक संस्थान के बारे में। तो हमें केवल इतने याद रखना है कि इसमें धार्मिक शिक्षण संस्थान के बारे में। तो बड़ा अच्छा हम तरीका बता रहे हैं। देखिए, अगर राज्य द्वारा कंप्लीटली पोषित है तो वहां धार्मिक शिक्षा हम नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए कंप्लीट सरकार द्वारा संचालित है तो वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन अगर राज्य द्वारा शासित है, राज्य द्वारा आंशिक पोषित है, तो वहां बाध्य नहीं किया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई धार्मिक संस्थान ही है, न्यास टाइप का है, तो वहां धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे। ये आर्टिकल 28, इतना ही आपको है धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार। अब आते हैं आर्टिकल अल्पसंख्यकों के अधिकार डाल लीजिए, आर्टिकल 29। इसमें पहले तो अल्पसंख्यक हमने कहा किसका किसका संरक्षण करेंगे। इसमें हमने कहा कि हम उनकी भाषा का संरक्षण करेंगे, लिपि का संरक्षण करेंगे, संस्कृति का। तो ये पहला तो पॉइंट यही लिखे, किसका संरक्षण है? भाषा का, लिपि का, संस्कृति। भाषा समझते हैं जो बोलेंगे, लिपि जिस लहजे में लिखेंगे, संस्कृति मतलब उनके रीति रिवाज, खान पान क्या है, उन चीजों का। ठीक, समझ आए? अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा चुका है कि इसमें अल्पसंख्यक शब्द ही नहीं इस आर्टिकल में लिखा है। अगर कोई पूछे कि अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यक शब्द लिखा है, तो नहीं लिखा। समझे? अब आर्टिकल 30 में कहते हैं अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के बारे में, तो यहां लिख लेंगे इसमें लिखा है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान। लिखा। एक चीज और याद रखिएगा, आर्टिकल 30 क्या कहता है? जैसे मान लीजिए सरकार ने अगर आपकी कोई भूमि कब्जा की है तो वो जो चाहे वो कीमत दे सकती है आपको, उसकी इच्छा पर। लेकिन अल्पसंख्यकों की अगर कोई भूमि वो कब्जा करेगी तो बाजारी मूल्य की ही कीमत अदा करेगी। समझे? उससे ज्यादा भला अदा करे, कम नहीं अदा करे। ये भी इनके संरक्षण में है। बात क्लियर? इतनी। तो ये आर्टिकल 30 तक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? हालांकि अल्पसंख्यकों को और भी बहुत से संरक्षण मिले हैं इनके प्रबंधन और प्रबंधन के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अब आर्टिकल 31 की अगर हम बात करें तो इसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे क्या कर दिया गया? निरसित। ठीक, तो ये समाप्त है। आर्टिकल 32 डाल दीजिए और लिखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पर पहले सबसे सुनेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कमेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा अपने स्पीच में कि अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा संविधान में क्या महत्वपूर्ण है, तो हम बताएंगे कि अनुच्छेद 32, और बताया कि यह संविधान की आत्मा या हृदय है। ठीक, क्यों कहा? कहा कि ऊपर के 5 अधिकार जो हम दिए हैं वो अगर इसे हम नहीं देंगे तो वो इंप्लीमेंट ही नहीं होंगे। तो कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, चलिए। कुछ लोग तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे लगता है कि वो बैठा दिए, ऐसे नहीं बैठा जाता है। ठीक, एक्टिव, हाँ थोड़ा एक्टिव बैठिए। ऐसे हम कोई सीरियस कहानी थोड़ी सुना रहे, अरे हम तो बात बता रहे हैं अम्बेडकर की, इतनी जिज्ञासु बात है। ठीक,
बताइए, तो ये बात समझ में आ रही? तो आर्टिकल 32, तो इसे क्या हम लिखेंगे, क्या बताएंगे? अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है। अगर पूछा जाए संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना। और अगर पूछा ऐसे पूछ दें अनुच्छेद में, तो 32, ठीक है। तो लेकिन प्रस्तावना को अंबेडकर ने आत्मा नहीं कहा है, ठीक है, वहां पर अन्य संविधान सभा के लोगों ने कहा कि पूरे जैसे। तो हमें यहाँ क्या समझना है कि ये से 32 को किसने कहा है? अंबेडकर ने, ठीक। ये चीजें भी ध्यान। अब इसमें 5 रिटें हैं। रिट जानते हैं कि क्या होता है? आदेश पत्र होता है न्यायालय का, ठीक है। तो पहली रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। डाल लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हेबियस कॉर्पस में पहले तो पॉइंट यही समझना है कि लोक प्राधिकारी और निजी दोनों व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक। इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उच्च न्यायालय जो क्या कर सकता है? उपस्थित करने की बात करेगा, ठीक है। लिख लिया? संक्षेप में ही जानना है आपको, ज्यादा नहीं जानना, ठीक। दूसरा देखिए, परमादेश, मेंडामस बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने अगर काम ना कर रहा हो तो उसे क्या कर सकते हैं? लोक अधिकारी को आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट कि आप ये करिए। तो क्या एक पॉइंट लिखें किसके लिए? लोक अधिकारी के लिए। किसके लिए है ये? लोक अधिकारी के लिए। क्या निजी व्यक्ति के लिए हो सकती? नहीं, ठीक। और इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, बी कमांड्स, हम आदेश देते हैं। फिर लिखिए अधिकार परीक्षा। क्यू वारंटो, इसमें इससे पूछा जाता है कि आप ये काम किस अधिकार से कर रहे हैं? किस अधिकार से? मतलब ये भी लोक अधिकारी के लिए है, जब वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम करता है। समझ में आ रही? अब इन दोनों को हम अलग से समझाते हैं। प्रतिषेध उत्प्रेषण समझिए। प्रतिषेध, इसे कहते हैं प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण इसे सेरिटेरियो बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए यहां पर क्या देखिए, प्रतिषेध से लग ही रहा होगा कि क्या कर दिया है हमने? प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जब कार्रवाई, पहली बात तो ये दोनों समझना है कि ये न्यायिक संस्थाओं के लिए और किसके लिए? अर्ध न्यायिक। अब न्यायिक और अर्ध न्यायिक समझते हैं, जिनका कोई जज ही, लॉ पढ़ने वाला व्यक्ति ही अगर न्याय दे रहा है तो न्यायिक, और अगर कोई कार्यकारी अधिकारी दे रहा है, सिविल सर्वेंट वगैरह, तो वो क्या है? अर्ध न्यायिक। दोनों में सेम न्यायिक और अर्ध न्यायिक के लिए है। पहला सिमिलरिटी है। दूसरा, इसमें कार्यवाही चल रही होती है, कार्यवाही चल रही होती है, और इसमें कार्यवाही पूर्ण हो चुकी होती है। पूर्ण हो चुकी हो मतलब अगर कार्यवाही चल रही है और उसे आशंका है कि गलत निर्णय हो जाएगा, तब वो प्रतिषेध जारी करेगा। और इसमें क्या है कि कार्रवाई हो गई और फिर आशंका पैदा हो गई कि गलत निर्णय आया है, तो हम क्या करेंगे? पुनः बुलाकर उस पर सुनवाई करेंगे। समझ में आ रही है डिफरेंस? तो ये लिख लीजिए। प्रतिषेध उत्प्रेषण क्लियर? अच्छा, कुछ लोग तो चलिए, अच्छा आगे बताते हैं। आर्टिकल, अच्छा यहां पर रिट में ही हम एक चीज और समझा दें। अगर कोई पूछे कि रिट दायर करने का क्षेत्राधिकार किसका अधिक है, तो मैथमेटिकल कहें तो सुप्रीम कोर्ट का कम है और हाई कोर्ट का अधिक है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये केवल फंडामेंटल राइट पर ही रिट जारी करता है, और ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ संवैधानिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए भी जारी कर सकता है, या हम कहें कानूनी अधिकार के लिए भी जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट रिट दायर करने में बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट क्या है? छोटा है। बात क्लियर? ये बात भी लिख लीजिए। फिर आगे के कुछ आर्टिकल्स बताएं आपको।
3 आर्टिकल इसमें और बचे हैं जिनकी थोड़ी सतही अगर भी समझ आपको हो तो कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 33 क्या कहता है? कहता है अगर कोई व्यक्ति सैन्य से संबंधित है या हम कहें आसूचना विभाग से संबंधित है या हम कहें गुप्तचर नहीं, जैसे रॉ एजेंसीज वगैरह होती, इनके फंडामेंटल राइट को प्रतिबंधित किया जा सकता है, को कम किया जा सकता है। जैसे हम कहें जितने लोग सेना में हैं वो पॉलिटिकल कोई भी पार्टिसिपेशन, एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बात समझ रहे? तो ये है इसमें। आर्टिकल देखिए 34 क्या कहता है, इसे भी संक्षेप में समझ लो। अगर कहीं सैन्य कानून, सैन्य मार्शल लॉ लागू है या हम कहें सैन्य शासन वहां लागू है तो वहां पर मौलिक अधिकार आम लोगों को भी नहीं दिए जाएंगे। मार्शल लॉ समझते हैं? मान लीजिए आर्मी वहां पर कुछ ऐसी स्थितियां बनी है कि वहां पर मार्शल लॉ लागू है तो वहां पर आम लोगों को भी मौलिक अधिकार नहीं दिए। यहीं से अफसपा निकल कर आता है। अफसपा जानते हैं? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, जहां सीधे क्या है, किसी को भी गोली मार सकते हैं, किसी की भी जांच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज। और आर्टिकल 35 देखिए क्या कहता है, फिनिश ही कर दें। कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ध्यान से समझिए, आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए वो लेकर आई है क्या, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, एट्रोसिटी अधिनियम 1989। ऐसे ही 23 को लागू करने के लिए बंधुआ मजदूर अधिनियम लेकर आई, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम लेकर आई। तो ये किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए क्या कर सकती है, संसद कानून बना सकती है। तो इतनी बातें क्लियर। तो ये अगर हम कहें संक्षेप में तो 12 से 35 तक किसका सफर है आपका, मूल अधिकार। ये आर्टिकल 33 जो है ये हमेशा ही इन लोगों का वैलिड रहता ही है, जैसे कि जब इन्हें भर्ती करते होंगे तो फॉर्म वगैरह भरवाते होंगे कि गुप्त सूचना बाहर ना दी जाए। तो वो हमेशा होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के जो सूचना बाहर दे दी जाए वो गुप्त ही के। अच्छा, जैसे कि वोटिंग राइट जो होगा आर्टिकल 33 के तो मिल जाएगा ना, क्योंकि वो तो बाहर से जाएगा। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझे? एक चीज समझिए, जो सूचना अगर बाहर दे दी जाए तो फिर वो विभागीय क्यों गुप्त? तो ऐसे, तो मतलब ये सीधा सा हम कहें कि इन लोगों को इसलिए क्योंकि इनके पास बहुत अहम जानकारी होती है जो देश की एकता और अखंडता के लिए होती है। मतलब ये हमेशा ही वैलिड रहता है। हाँ, रहेगा ही रहेगा। तो इतनी बातें क्लियर सब। तो हमने लोगों को कोई डाउट यहाँ तक फंडामेंटल राइट में अगर किसी को रहा हो, ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं। तो यहाँ समझने वाली बात है क्या, इसमें अगर आप देखें जितने प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं अगर आप उसे कवर करते हैं तो वो सब कवर होंगे इस डेटा से। रही बात अगर हम मेंस ओरिएंटेड बात करें तो मेंस ओरिएंटेड में कुछ इश्यूज को मैंने संक्षेप में कवर किया और इन इश्यूज को डिटेल में अगर आपको समझना है तो हम उनके बारे में जैसे जो इशू हैं उन पर आप एडिटोरियल या समय समय पर खुद का थोड़ा एनालिसिस करते रहें तो आपकी एक अप्रोच बन जाएगी। इन जो इशूज हैं जैसे हेट स्पीच, इंटरनेट, ये इशूज कहीं पर आपको इकट्ठे कभी नहीं मिलते। इनके बारे में एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। बात समझ रहे हैं? और अब इसके लिए यही है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है फंडामेंटल राइट। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हैं जैसे लक्ष्मीकांत में दिए हैं कुछ कथन और कारण करके क्वेश्चन, उन्हें आप सॉल्व करने की अगर क्षमता डेवलप कर लेते हैं तो आप समझिएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया। और नहीं तो पता चला आपने उठाया लूसेंट, अटेम्प्ट किया और फिर उसके बाद बड़ा खुश हो गए, तो फिर पीसीएस और आईएएस के सभी क्वेश्चन तो नहीं निकलेंगे, ये तो क्लियर है। तो हमें याद रखना है। तो अगला हम टॉपिक आपको क्या पढ़ाएंगे, राज्य के नीति निश्चित तत्व। तो यहां तक इसी में रखते हैं।